हेलो गाइस, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। मैं रणधीर वर्मा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आज हम। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा मैप बनाया हुआ है हमने। सारे चीज़ों को हम समझाएंगे आपको। नदी को पढ़ने से पहले हम नदी को समझने के लिए अपने सहूलियत के लिए उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने गंगा रिवर सिस्टम पर जब पढ़ा रहे थे तभी हमने आपको बताया था। तो नदी को पढ़ने के लिए हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हिमालयन रिवर जो कि हिमालय से निकलती है, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी जो कि दक्षिण भारत में जितनी भी नदियाँ बहती हैं उसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय रिवर, पेनिनसुलर रिवर। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं हिमालयन नदी के बारे में। अब हिमालयन नदी को भी हम तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। है तो बहुत सारी नदियाँ, हज़ारों लाखों नदियाँ बहती है, लेकिन मुख्य तौर पे तीन नदियाँ ही हम पढ़ते हैं। उसके अंदर भी बहुत सारी नदियाँ हैं जिनको हम कहते हैं सहायक नदियाँ। कौन सी तीन नदियों के बारे में हमें पढ़ना होता है? पहला, मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है जो कि अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में घुसती है और फिर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो पहला तो हो गया आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसके बहुत सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये मैंने बता रखा है, पढ़ा रखा है, वीडियो अपलोड किया हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम जो कि यहाँ गंगोत्री से निकलती है और यूपी हो गया, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में इसका नाम चेंज हो जाता है, फिर वहाँ ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही होती है, ठीक है, उससे मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दो तो ये हो गए। तीसरा हम पढ़ते हैं सिंधु नदी प्रणाली जो कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चाइना में एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में घुसते हुए अभी वर्तमान में तिब्बत और ये पाकिस्तान में एंटर करके कराची से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो दो तो हम पढ़ा रखे हैं आपको। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल पहले हम देख लेते हैं कहाँ है। सिंधु नदी, आप यहाँ पे आ जाइए, चाइना वाले क्षेत्र में, ये ऊपर में चाइना है। चाइना में जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है वहीं से तीन नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो खुद ब्रह्मपुत्र नदी, मानसरोवर झील, ब्रह्मपुत्र नदी, मानसरोवर झील, ये रेड वाला जो गोला दिख रहा है ये मान लो कि मानसरोवर झील है, यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसी के समीप एक और हम कह सकते हैं ग्लेशियर है। ठीक है, ये मानसरोवर झील या ग्लेशियर कह सकते हो इसको। यहाँ पे भी एक आपका झील या ग्लेशियर है, इसका नाम है राकसताल। यहाँ से निकलती सतलुज नदी जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है, इसको भी हम आगे देखेंगे। फिर एक और आपको दिख रहा होगा, ये है आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तीनों एक ही जगह पे हैं, तिब्बत में पड़ते हैं और तिब्बत चाइना का पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि चाइना में। तो यहाँ से तीन नदियाँ निकलती हैं। अच्छा, ये तीन नदियाँ जो हैं ये जब हमारा हिमालय पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है पूरा ये लंबा में, ठीक है, ये लंबाई पूरा, जब ये हिमाचल नहीं था, जब हिमालय नहीं था, तब से ये नदियाँ यहाँ पे बह रही हैं। ठीक है, आप इमेजिन करो कि यहाँ पे कोई भी पर्वत नहीं है। ठीक है, करोड़ों साल, लाखों साल पहले की बात है, यहाँ पे कोई भी पर्वत नहीं है। तो उस समय से यहाँ पे तो तीन नदियाँ थी, वो बह रही थी। तो इन नदियों को हम कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। इनको हम कहते हैं पूर्ववर्ती नदी, यानी कि ये नदियाँ वैसी नदियाँ हैं जो कि हिमालय से भी पहले से हैं। हिमालय नहीं थी, उसके पहले से स्थित है। ठीक है, तो फिर जब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हिमालय बनना स्टार्ट हुआ, अच्छा, ये पूर्ववर्ती नदी में कौन कौन आएगा? तीन नदियाँ, तीनों एक ही जगह से निकलती। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सी पूर्ववर्ती नदी है, तो आपको बताना होगा वहाँ पे ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु तीनों एक जगह से ही निकलते हैं। यहाँ पे देख लो, तीनों यहाँ पे एक जगह से ही निकलती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो पूर्ववर्ती रिवर ये तीनों हैं। और हम उसके बाद क्या बता रहे थे आपको कि जैसे जैसे फिर हिमालय बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, जैसे जैसे वो धीरे धीरे, एक दो दिन में तो बनना नहीं होगा, लाखों साल लगे होंगे उसको बनने में। तो जैसे जैसे पर्वत का निर्माण हुआ, तो पर्वत का तो निर्माण हुआ, लेकिन ये नदियाँ अपनी रास्ता नहीं बदली। ये जिस रास्ते में फ्लो करती थी, जो भी इसका क्षेत्र था, वो उसी क्षेत्र में बहती रही, अपना डायरेक्शन वो चेंज नहीं की।
तो हुआ क्या कि जब ये पर्वत बनना स्टार्ट हुआ तो नदियाँ जो है इन पर्वतों के बीच से ही बहती थी। तो यहाँ से ये पर्वत, यहाँ से ये नदियाँ बह रही थी मान लो, ठीक है। तो यहाँ जहाँ से नदी बह रही थी वहाँ ये पर्वत को काटती गई, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि दो ऐसे कोई पर्वत है, बीच से नदी बह रही है, तो क्या करेगी, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा वो तो उसको काटती जाएगी, ठीक है। मिट्टी को, गाद को, बालू हो या पत्थर हो, वो उसको काटती चलेगी अपने साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, खाई बन जाएगा। इसको हम कहते हैं गॉर्ज, ठीक है। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी गॉर्ज कहेंगे, ठीक है। तो ये नदियाँ जो है ये गार्ज का निर्माण करती है या गॉर्ज का निर्माण करती है, क्योंकि ये अपनी रास्ता, जो इनका रास्ता था वो उसको कभी नहीं छोड़ी, जिससे पहले बहती थी वही रास्ते से अभी भी बह रही है। तो एक क्वेश्चन आपका ये उठता होगा यहाँ पे कि सर जब ये पर्वत यहाँ पे नहीं थी तो ये नदियाँ यहाँ पे अपना पानी कहाँ गिराती थी। तो जब ये यहाँ पे पर्वत जब नहीं था, हिमालय जब हमारा नहीं था, उस समय यहाँ पे एक टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर, टेथिस सागर, सागर मतलब समुद्र, ठीक है। तो इसमें ये अपना पानी गिराती थी। फिर समय बीतता गया, आप जब पढ़ेंगे पर्वतों का, पर्वत जब हम आपको पढ़ाएंगे तब हम वहाँ पे बताएंगे कि कैसे हिमालय का उद्गम हुआ, कैसे हिमालय का जन्म हुआ, ठीक है। वो सब उसमें पढ़ेंगे। अभी आपको बस यहाँ पे ओवरव्यू हम आपको दे रहे थे कि पूर्ववर्ती नदी क्या होती है, ताकि एग्ज़ाम में अगर आए तो आपसे क्वेश्चन बन जाए। तो आपको तो समझ में आ गया कि यहाँ पे पूर्ववर्ती रिवर तीनों कहलाती है। इन तीनों नदियों से एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, ये तीन नदियाँ जो यहाँ से निकलती हैं तिब्बत वाले क्षेत्र से, इन तीनों नदियों को हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय रिवर, अंतरराष्ट्रीय नदी, इंटरनेशनल रिवर। तो क्वेश्चन पूछता है कि विच आर द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज इंटरनेशनल रिवर। ऑप्शन देके पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन सी अंतरराष्ट्रीय नदी है। तो अंतरराष्ट्रीय नदी मतलब कि जो एक से ज़्यादा देशों से होके बहती है। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका चाइना, ठीक है, ये है आपका चाइना, ठीक है। इधर आपका हो गया पाकिस्तान, ठीक है, और इधर आपका हो गया यहाँ पे बांग्लादेश। तो अब देखिए यहाँ पे चाइना से सिंधु नदी निकली, ब्रह्मपुत्र नदी निकली और सतलुज नदी निकली। अब ये जा किस किस देश में रही उसको देखिएगा मैप के थ्रू। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैप याद रहेगा तो सारा कुछ याद रहेगा। पहले हम देखते हैं सिंधु नदी को। तो सिंधु नदी चाइना से निकली, तो सिंधु नदी कहाँ से निकलेगी, चाइना से, तो यानी कि चाइना में फ्लो होगी। उसके बाद कहाँ एंटर की, भारत में। ये जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है तो इंडिया में। उसके बाद जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में, ठीक है, तो ये पाकिस्तान, ठीक है। अब सतलुज रिवर को देखते हैं। सतलुज रिवर या सतलज रिवर भी बोलते हैं इसको। सतलज रिवर कहाँ से निकल रही है, सतलज रिवर भी चाइना से निकल रही है, ठीक है। कहाँ से निकल रही है, तो राकस ताल झील से निकल रही है। तो सतलुज रिवर भी हम यहाँ से लिख सकते हैं चाइना। फिर ये एंटर की कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश वाला स्टेट है, ठीक है। यहाँ से निकल के ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो इंडिया यानी इंडिया में एंटर की, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ घुस गई, यहाँ पे देखिए सतलुज रिवर यहाँ से निकली और ये फ्लो करते हुए हिमाचल प्रदेश, पंजाब और फिर ये पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, ठीक, तीन देशों से बहती है, 3 देशों में बहती है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन से देश में बहती है, पहला चाइना, उसके बाद यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है यानी कि इंडिया, और उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश। तो ये जो 3 नदियाँ हैं इनको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय नदी। चलिए अब हम देखते हैं सिंधु नदी के बारे में, थोड़ा जानते हैं कि सिंधु नदी से क्या क्या प्रश्न और किस तरीके के प्रश्न बनता है। लिखिएगा अगर लिख रहे होंगे तो, नहीं तो फिर सुनिएगा ध्यान से, आपको याद रहेगा। सिंधु नदी जो कि चाइना के चेमा युंगडू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है,
उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। जम्मू कश्मीर में एंटर करने के बाद ये जो डॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है लेह। लेह लद्दाख आपने सुना होगा, लेह जो अब यूनियन टेरिटरी है तिब्बत, उसका हिस्सा है लद्दाख। तो ये लेह जो ज़िला है यहाँ पे, ये वहाँ से क्रॉस करती है। ये जो नदी है, ये जो सिंधु नदी है, वो लेह से क्रॉस करती है। तो यहाँ से पहला प्रश्न आपका बन गया, पहला प्रश्न तो आपका ये बनेगा कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो बताना है आपको चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, तो चाइना तिब्बत। ठीक, उसके बाद किस स्टेट में एंटर करती है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर के किस या तिब्बत के किस ज़िले से होकर गुजरती है, तो लेह। या ऐसे पूछ सकता है कि लेह किस नदी के किनारे बसा है, तो बताना है आपको सिंधु नदी के। ठीक है, सिंधु नदी के जब यहाँ पे ये क्रॉस करती है, तो ये फिर इधर यहाँ पे एक गॉर्ज का निर्माण करती है। स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे कि गॉर्ज का निर्माण करती है नदियाँ। कौन नदियाँ, ये 3 नदी, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। क्यों, क्योंकि ये पूर्ववर्ती नदी है इसलिए। तो ये यहाँ पे एक गॉर्ज का निर्माण करती है। तो पूछता है एग्जाम में कि सिंधु नदी किस गॉर्ज का निर्माण करती है, तो आपको बताना है सिंधु गॉर्ज। ठीक है, सिंधु गॉर्ज, सिंधु गॉर्ज। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। पाकिस्तान में एंटर करने के बाद ये कराची में पहुँचती है। कराची में एक डेल्टा का निर्माण करती है और फिर अरब सागर में गिर जाती है। इसको हम और अच्छे से भी देखेंगे, अभी तो मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। सिंधु नदी भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सिंधु नदी भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो हमको पता होना चाहिए कि पहली कौन है। अगर दूसरी सबसे बड़ी नदी ये है तो फिर पहली कौन है। पहली के साथ साथ आपको कम से कम 5 पता होना चाहिए सीक्वेंस से, लेंथ वाइज। ठीक है, कि कौन सबसे बड़ी है, कौन उससे छोटी, कौन उससे छोटी। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि अरेंज करने के लिए कभी कभी देता है एग्ज़ाम में। ठीक है, कि इनको इनके लंबाई के अनुसार सजाएं। तो सबसे जो लंबी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद सिंधु नदी बताए थे अभी हम आपको कि सिंधु नदी भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो लिखेंगे आप सिंधु नदी। इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। बहुत ही सिंपल है, ये भी कुछ अटपटा सा नहीं है, एकदम सिंपल सा डिस्टेंस याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा गंगा नदी आता है। ठीक है, तो गंगा नदी, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये भी बहुत ही सिंपल है, याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है आपका सतलुज। ठीक है, सतलुज का है 1500 किलोमीटर लंबाई। ठीक है, सतलुज का 1500 पाकिस्तान से निकलती है और फिर पाकिस्तान में एंटर करती है। उसके बाद गोदावरी। गोदावरी की लंबाई है 1485 किलोमीटर। ठीक है, गोदावरी से एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं, गोदावरी दक्षिण भारत की, ये जो दक्षिण वाला भारत है हमारा, जिसको पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, दक्षिण में बहने वाली सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक है, लिख लीजिएगा नोट करके कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक है, तो 5 हो गए आपके, 1 2 3 4 5। एक और आप याद रख सकते हैं, इसके बाद आता है जमुना। ठीक है, इसको यमुना बोलते हैं, यमुना। ठीक है, तो 5 याद रखो। ठीक है, 5 आपके लिए काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो 5 आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ी कौन है, ब्रह्मपुत्र 2900, उसके बाद है सिंधु 2880, गंगा 2525, सतलुज और गोदावरी। ठीक, तो ये हमारी 5 सबसे बड़ी नदियां हैं जो कि हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो
सिंधु नदी के बारे में तो आपने लिख लिया। अब हम देखते हैं सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, सिंधु की 4 सहायक नदियां हैं, सॉरी 5 सहायक नदियां हैं सिंधु की। कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। 5 सहायक नदियां हैं सिंधु की। इसको भी सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। ये भी अरेंज करने के लिए बहुत सारे एग्जामों में दिया। अब हम बता नहीं सकते हैं कितने सारे एग्जाम्स में ये पूछ चुका है। तो इसको अरेंज करने के लिए देता है कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ क्रमानुसार सजाएं। तो कौन कौन सी है देखिए, यहाँ पे पहले नंबर पे आएगा सिंधु, ठीक है, उसके बाद झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। तो इसको क्रम के अनुसार आपको याद होना चाहिए। 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, कुछ बड़ा नहीं है इसमें। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज 5-6 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। कोई ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पड़ना, ट्रिक वगैरह काम नहीं करता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं अब कि इनकी जो सहायक नदियां हैं उसको हम पढ़ते हैं। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज के बारे में। सिंधु नदी के बारे में तो पढ़ लिया कि कहाँ से निकलता है, कहाँ एंटर करती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अभी और हम देखेंगे, जब इसको पढ़ेंगे तो सिंधु नदी के बारे में और हम देखेंगे कि कहाँ पे ये चारों जो सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी से कहाँ पे आके मिलती हैं, ठीक है। तो झेलम नदी लिखिएगा पॉइंट, और उसके बारे में कुछ लिखिएगा। झेलम नदी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो झेलम नदी का हेडिंग डालिए और लिखिए, उसमें लिखिएगा झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी सिंधु नदी प्रणाली की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। देख सकते हैं यहाँ पे आप कि सिंधु नदी प्रणाली में हमें 6 नदियाँ पढ़नी होती हैं। कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सिंधु मेन रिवर हो गई, और जो ये 5 नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इस जितनी भी नदियां हैं वो आके कहाँ मिल रही है? इस सिंधु नदी से आके मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस नदी को हमको झेलम नदी के बारे में अभी हम आपको लिखवा रहे हैं। क्या लिखवाएं? कि झेलम नदी सिंधु नदी प्रणाली की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? साफ साफ दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि केवल झेलम नदी ही जम्मू कश्मीर से निकल रही है। ये भारत का राज्य स्टेट दिख रहा होगा आपको ऊपर में। चेनाब निकल रहा है हिमाचल प्रदेश से, रावी भी निकल रही है हिमाचल प्रदेश से, व्यास भी निकल रही है हिमाचल प्रदेश से, और सतलुज निकल रही है चाइना से। तो इन 5 में से केवल झेलम ही ऐसी है जो कि जम्मू कश्मीर से निकल रही है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, झेलम नदी जम्मू कश्मीर के वैरीनाग, लिखेगा उद्गम कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर झेलम नदी वैरीनाग के समीप शेषनाग झील के पास से निकलती है। कभी कभी एग्जाम में आपको शेषनाग की जगह पीर पंजाल भी देखने को मिलेगा, ठीक है, पीर पंजाल, ठीक है। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन हो गया? वैरीनाग के समीप शेषनाग झील के पास से निकलती है, ठीक है। जब ये नदी वहाँ से निकलती है तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, ठीक है, ये उस डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है। तो दूसरा प्रश्न क्या बन गया कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से एक ही पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे पूछ सकता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो झेलम नदी। झेलम नदी किस शहर के पास से गुजरती है? तो श्रीनगर, ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद ये जो आपको डॉट दिख रहा होगा ब्लू वाला बड़ा सा, ये है श्रीनगर। तो श्रीनगर के पास से होकर झेलम नदी गुजरती है। उसके बाद ये एक झील पड़ता है श्रीनगर में जिसको हम कहते हैं वूलर झील। वूलर झील, ठीक है। ये वूलर झील में आके अपनी पानी को दे देती है वहाँ पे, ठीक, मिल जाती है यानी कि। उसके बाद फिर उसी झील से वो आगे अपना रास्ता कंटिन्यू रखती है
यानी कि ये जो वुलर झील है यहाँ पे आके मिलती है, फिर इसी से फिर निकलती है आगे और बढ़ती है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा, उसके बाद ये क्या होता है, ये नदी क्या करती है कि ये जो भारत की बाउंड्री है जो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, ये भारत की बाउंड्री है, यानी कि ये जो लाइनिंग है ये बाउंड्री का काम करेगी भारत और पाकिस्तान के बीच, इधर पाकिस्तान इधर भारत। तो ये भारत की जो बाउंड्री है उसके साथ साथ बहती है, ठीक है। ये जो भारत की जो बाउंड्री है वो इसके साथ साथ फ्लो करेगी, देखिए यहाँ पे। और ये टोटल जो है वो 170 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है बाउंड्री के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है। पाकिस्तान में जब ये एंटर करेगी तो यहाँ से आप देखेंगे कि चेनाब नदी निकली थी, अभी इसके बाद इस पे हम आएंगे इसके बाद ही। तो यहाँ से चेनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से, फिर जाती है आपका जम्मू कश्मीर में और फिर पाकिस्तान में एंटर करती है। तो ये चेनाब नदी जो इधर से आ रही होती है उसमें आके ये मिल जाती है, यानी कि झेलम नदी चेनाब नदी की सहायक नदी हो गई, ठीक। अब ये वुलर झील जो आया है, तो वुलर झील जब आया तो इससे संबंधित एक दो प्रश्न हैं जो आपको याद रखने हैं। वुलर झील से पूछता है एग्जाम में कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तो वुलर झील है। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़े मीठे पानी की, मतलब कि पीने योग्य जो पानी का झील होता है उसमें वो है वुलर झील, ठीक है। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि वुलर झील कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद जब ये मीठे पानी की झील है तो फिर खारे पानी की झील कौन है सबसे बड़ी, तो चिल्का झील। कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा। चलिए अब देखते हैं चेनाब नदी के बारे में। तो चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, चेनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। तो यहाँ से फिर एक और आपका प्रश्न बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंधु नदी प्रणाली की वे कौन कौन सी नदियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। एक तो निकलती है जम्मू कश्मीर से, दो निकलती है कहाँ से, चाइना से, सिंधु और सतलुज, बच गए तीन। तो बाकी जो तीन बच गए वो तीनों निकलते हैं हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, सिंधु नदी प्रणाली की वे कौन सी सहायक नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश से तीन नदियां निकलती हैं, चेनाब, रावी और व्यास। ये चेनाब नदी यहाँ से निकली, यहाँ से चेनाब नदी निकली, यहाँ से रावी नदी निकली, देखिए रावी लिखा हुआ है, यहाँ से व्यास नदी निकली, देखिए लिखा हुआ व्यास, ठीक है। तो सिंधु नदी प्रणाली की तीन नदियाँ ऐसी हैं, तीन जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, जिसमें से अभी हम पढ़ेंगे चेनाब नदी के बारे में, ठीक है। तो चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, चेनाब नदी का उद्गम लिखिएगा बारालाचाला दर्रा, बारालाचाला दर्रा, बारालाचाला दर्रा, दर्रा या दर्रे, ठीक है। ये यहाँ से निकलती है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बस ये यहाँ से निकलती है और हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर में एंटर करती है और फिर ये आके सतलुज नदी से मिल जाती है, ठीक है। रावी और जो व्यास है, रावी और व्यास दोनों एक ही जगह से निकलती है, एक ही स्टेट से और एक ही जगह से, दोनों हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। और जो सोर्स है जहाँ से निकलती है ये देखिए यहाँ पे, ये दोनों एक ही जगह से निकलती है, जिसको हम कहते हैं रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा या दर्रे, ठीक है। तो दोनों नदियाँ जो रवि और व्यास है वो दोनों एक ही जगह से निकलती हैं। उसके बाद यहाँ से जब ये रवि नदी निकली तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और ये आके फिर यहाँ पे देखेंगे चेनाब नदी में आके मिल जाती है। देखिए यहाँ से आ रही है, चेनाब नदी में मिल रही है। चेनाब नदी जो कि यहाँ से निकल रही है बारालाचाला दर्रा से, वो यहाँ पे आई और इससे जो रवि नदी यहाँ से निकली वो इसमें आके मिल गई, ठीक है। व्यास नदी, व्यास नदी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सिंधु नदी प्रणाली की वह नदी जो पाकिस्तान में एंटर नहीं करती, बाकी सारी नदियाँ पाकिस्तान में एंटर करती हैं, लेकिन केवल और केवल आपका जो व्यास नदी है ना वो पाकिस्तान में एंटर नहीं करती है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकली और पंजाब में आई और पंजाब में आके जो सतलुज रिवर आ रही थी तिब्बत चाइना से, वो इसमें आके मिल जाती है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इधर वाला पूरा यहाँ तक हमारा भारत है, ये पूरा पंजाब है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये पंजाब में एंटर की और पंजाब में ही आपकी सतलुज रिवर से मिल जाती है। तो ये एकमात्र सिंधु नदी प्रणाली की नदी है जो कि पाकिस्तान में एंटर नहीं करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण नदी जो कि पाकिस्तान में एंटर नहीं करती है। तो जहाँ पे ये मिलती है सतलुज नदी से, उस जगह का नाम पूछता है, तो उस जगह का नाम है कपूरथला। कपूरथला, ठीक है। ये कहाँ पे है? पंजाब में, कपूरथला के पास आके मिलती है। चेनाब नदी वाले में एक पॉइंट लिखिएगा, छूट गया था। जब चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है, तब इस नदी का चेनाब नाम नहीं पड़ता है। उस समय इसको बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को बोला जाता है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा, ठीक है। फिर जब ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती है तब इसका नाम पड़ता है चेनाब। तो पूछता है एग्जाम में कि किस नदी का, सिंधु नदी प्रणाली के किस नदी का नाम चंद्रप्रभा नाम से भी जानी जाती है? कौन सी नदी चंद्रप्रभा नाम से जानी जाती है? तो आपको बताना है चेनाब। याद भी रखना आसान है, CH याद रखेंगे चेनाब और CH से चंद्रप्रभा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में? सतलुज रिवर के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सतलुज रिवर जो बच गई, लास्ट जो है सहायक नदी, वो निकलती है राकसताल झील से। कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से, जिसको हम राक्षस ताल भी बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से निकलती है ये चाइना तिब्बत से, और फिर ये इंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। जब ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि गॉर्ज का निर्माण करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि पूर्ववर्ती नदी है, 3 पूर्ववर्ती नदी है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, तो तीनों गॉर्ज का निर्माण करेगी, ठीक है। तो जब ये यहाँ से निकलती है तो ये हिमाचल प्रदेश के पास एक गॉर्ज का निर्माण करती है यहाँ पे, ठीक है। इस गॉर्ज का नाम पूछता है, इस गॉर्ज का नाम है सीप किला गॉर्ज या गार्ज, ठीक है। गार्ज क्या होता है बताया था ना अभी आपको स्टार्टिंग में ही। ध्यान दीजिएगा कि जो पर्वत होते हैं ना, तो पर्वत के जो बीच से जो नदियाँ बहती है तो वो क्या करती है, समय के बीतते के अनुसार समय बीतता रहता है और वो उसको काटती रहती है और एकदम खाई सा बन जाता है, बहुत ज़्यादा खाई हो जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं गॉर्ज। तो सतलुज नदी जो है वो सीप किला नामक गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। उसके बाद ये इंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इंटर करने के बाद ये आती है पंजाब में। पंजाब में इससे आके मिलती है व्यास नदी कपूरथला के पास। उसके बाद ये इंटर कर जाती है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में जब ये एंटर करती है तो सिंधु नदी प्रणाली की जितनी शेष 4 नदियों का पानी, सतलुज नदी सिंधु नदी प्रणाली की शेष 4 नदियों का पानी लेके मिठानकोट के पास, पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी से आके मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो सतलुज रिवर है ना, वो जितनी भी ऊपर की नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, इन चारों का पानी अपने साथ लेके मिठानकोट के पास सिंधु नदी से मिलती है। ये यहाँ पे मिठानकोट है आपका, ठीक है। मिठानकोट याद रखिएगा, पठानकोट भारत में है, पठानकोट आतंकवादी हमला सुना होगा आपने। तो पाकिस्तान में एक मिठानकोट है, ठीक है। पाकिस्तान में मिठानकोट है जहाँ पे जो सतलुज नदी है वो सिंधु नदी प्रणाली की शेष 4 नदियों की पानी को लेके मिठानकोट के पास मिलती है। तो पूछता है कहाँ पे मिलती है? मिठानकोट के पास मिलती है। कैसे मिलती है? देखिए यहाँ से झेलम नदी निकली, आके मिल गई व्यास चेनाब नदी से। चेनाब नदी यहाँ से निकली, आके मिल गई यहाँ पे सतलुज नदी से। यहाँ से निकली आपकी रावी नदी मिल गई चेनाब नदी से। फिर चेनाब अल्टीमेटली आके मिल गई इसमें। तो कह सकते हैं कि चेनाब नदी यहाँ पे आके मिल गई और चेनाब नदी से आपका झेलम और रवि चेनाब से आके मिल रही हैं, चेनाब यहाँ पे आके मिल रही है। उसके बाद व्यास तो पहले ही सतलुज नदी से मिल जाती है और फिर यहाँ सतलुज नदी निकलती है और ये सब का पानी, व्यास का पानी यहाँ से लेके, रवि का पानी यहाँ से लेके, चेनाब का पानी यहाँ से लेके, सब का पानी लेके मिठानकोट के पास पंजाब में मिल जाती है।
ठीक है। और फिर यहाँ से सिंधु नदी आगे बढ़ती है, कराची के पास एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सिंधु नदी प्रणाली के। अच्छा, एक चीज़ और, ब्रह्मपुत्र नदी भी गॉर्ज का निर्माण करती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भी पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है, इसलिए ये भी एक गॉर्ज का निर्माण करेगी। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे आपको हम बता दिए थे कि अरुणाचल प्रदेश के पास एक दिहंग गॉर्ज का निर्माण करती है। अरुणाचल प्रदेश तक पूरा पर्वत है ना, मतलब हिमालय है, जम्मू कश्मीर से लेके वहाँ तक पूरा हिमालय है, तो हिमालय यहाँ भी बन रहा होगा। और ये पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि हिमालय से पहले की नदी है, तो ये वहाँ से पहले से फ्लो कर रही है। तो जब ये वहाँ से बह रही थी और जब पर्वत वहाँ बनना स्टार्ट हुआ होगा तो नदी जहाँ से बह रही है वहाँ पे ये खाई का निर्माण कर देगी। मतलब कि नदी के पास पर्वत का निर्माण नहीं हुआ, उसके साइड में हो गए, तो साइड में हो गए तो जहाँ से बहती है उसको क्या बोलते हैं, गॉर्ज। तो ये गॉर्ज यहाँ पे बनता है, उस गॉर्ज को बोलते हैं हम दिहंग गॉर्ज, ठीक है। पूछता है कि कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे यहाँ पे। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट मैं भूल गया आपको बताना, सिंधु जल समझौता, ठीक है। सिंधु जल समझौता क्या था, इसको थोड़ा देखिएगा। सिंधु नदी प्रणाली की जितनी नदियाँ हैं, ठीक है, जितनी भी 5 इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सब का जो पानी है वो भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो उतनी खेतीबाड़ी नहीं होती है, लेकिन पंजाब वाले क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में उतनी खेतीबाड़ी नहीं होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहुत खेती होती है, फिर हरियाणा वगैरह में भी, ठीक है। तो भारत को क्या था कि इन पानियों का इस्तेमाल करना था। तो फिर जब बंटवारा हो गया भारत और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान बोला कि नहीं, हम भी इन पानियों का इस्तेमाल करेंगे, और भारत पे वो बोलने लगा कि आप जो है इन पानियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर विवाद बढ़ गया। तो ये मामला गया कहाँ पे, वर्ल्ड बैंक के पास, ठीक है। तो वहाँ पे गया, उसके बाद ये जो नदियाँ, जब विवाद बढ़ गई बहुत ज़्यादा, तो 1960 में सिंधु जल समझौता होता है। सिंधु जल समझौता होता है किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। इसमें क्या था, सुनिएगा ध्यान से, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता होता है। इसमें यह था कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, ऊपर की 3 नदियाँ देखिएगा, इसलिए हम कह रहे थे कि आपको कि इसको एकदम सीक्वेंस में ही याद रखना है, उल्टा पलटा नहीं करिएगा, ठीक है। तो क्योंकि पूछ देगा एग्जाम में कि कौन सी नदियों का पानी जो है भारत इस्तेमाल करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, उसका जो 80% पानी है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा, 20% पानी भारत यूज करेगा, ठीक, ऊपर की 3 नदियों का। अब नीचे की जो 3 नदी है, रावी, ब्यास और सतलुज, इसका 20% पानी इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान और 80% पानी इस्तेमाल करेगा भारत, ठीक है। तो ऊपर की 3 80% भारत पाकिस्तान, 20% भारत, नीचे की 3 80% 20% पाकिस्तान और 80% भारत। तो यही था सिंधु जल समझौता। उसके बाद आपने दोआब सुना होगा, दोआब क्या होता है, जब कोई 2 नदियां बहती है, मान लो एक नदी फ्लो कर रही है, ये एक यहाँ पे इधर नदी फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इधर से कोई नदी फ्लो कर रही है, इधर से भी कोई नदी फ्लो कर रही है, तो ये जो बीच वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं दोआब, और ये बहुत ही फर्टाइल होती है, मतलब कि उपजाऊ होता है, खेती बाड़ी के लिए बहुत ही सुगम, बहुत ही बेहतरीन जगह होता है ये, ठीक है। कोई भी फसल लगा दो 1 नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टाइल होता है ये पूरा बीच का लैंड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी नदियाँ निकल रही हैं एक ही जगह से, यहाँ से निकली। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है, कि ये यहाँ पे क्या बन गया, 2 नदियों के बीच को हमने बोला दोआब, तो यहाँ सतलुज नदी निकली, फिर यहीं से निकल रही है व्यास। तो ये जो एरिया छोटा सा आपको दिख रहा है पतला सा,
हालांकि ये मैप में इतना ही नहीं है, यहाँ तो जगह कम था इसलिए। तो यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है इसको, इसके बीच को क्या बोलेंगे, दोआब, क्योंकि डिफिनीशन क्या है, दो नदियों के बीच वाली जगह को दोआब बोलते हैं। तो यहाँ से एक नदी बह रही है, एक यहाँ से नदी बह रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, बीच वाली को दोआब। तो इन दोआबों का कुछ नाम है, देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे दोआब बन रहे हैं, एक यहाँ बन रहा है, 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 ठीक है। तो इन दोआबों का नाम पूछता है, तो आपको याद नहीं रखना है, इसमें बहुत ही सिंपल है, याद हो जाएगा तुरंत। पूछेगा कि सतलज और व्यास नदियों के बीच के दोआब को क्या कहते हैं। सतलुज और व्यास, यानी कि व्यास और सतलुज के दोआब का नाम क्या है। तो आपको क्या बताना है, बिस्ट, बिस्ट दोआब, दोआब, ठीक है, बिस्ट दोआब। याद कैसे रखेंगे, देखिए व से व्यास, स से सतलुज, तो यहाँ से व को आप ब मान लीजिए, व्यास, स सतलुज, तो ब स, बिस्ट, बिस्ट दोआब, ठीक है। उसके बाद पूछता है व्यास और रावी नदी के बीच के, तो आप वो क्या कहेंगे, व्यास और रावी नदी के बीच के, तो व्यास और रावी नदी, तो इसको बोलेंगे बारी दोआब, बारी दोआब, ठीक है। इसका भी याद रखना बहुत आसान है, ब र बारी, ठीक है। इसको इसलिए हमने इधर से ऐसे लिखा है, ऐसे नहीं कि रवि पहले लिख दिए व्यास बाद में लिखे। इसको याद करवाने के चलते ही हम इसको पहले व्यास लिखें और बाद में रवि। तो अगर एग्जाम में रवि इधर करके पूछ ले कि रवि और व्यास के बीच के दोआब को क्या कहेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आप पकड़ लेंगे यहाँ से। ये ट्रिक काम करे, इसलिए यहाँ पे मैंने पहले व्यास लिखा और बाद में रवि, यहाँ भी मैंने पहले व्यास लिखा और बाद में सतलज, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे पूछेगा तो उसको ध्यान दे के आंसर करेंगे। उसके बाद रवि और चेनाब, ठीक है, रवि और चेनाब, देखिएगा रवि और चेनाब के बीच के दोआब का नाम क्या है। तो रवि और चेनाब के बीच को हम लोग कहते हैं, देखिएगा यहाँ पे रवि प्लस चेनाब, इसको बोलेंगे रचना दोआब, रचना दोआब। यहाँ भी आसान है, र से रवि, च से चेनाब, तो र से रवि, च से चेनाब, चेनाब, तो रचना दोआब, ठीक है। रवि चेनाब, इन दोनों के बीच के दोआब को क्या कहेंगे, रचना। इन दोनों के बीच को कहेंगे बारी, और इन दोनों के बीच ये कहेंगे बिस्ट, ठीक है। उसके बाद चेनाब और झेलम, देखिए यहाँ पे चेनाब नदी बह रही है, ऊपर से झेलम नदी बह रही है, तो चेनाब और झेलम नदी को हम लोग कहते हैं, देखिएगा यहाँ पे चेनाब प्लस झेलम, इसको बोलते हैं चाज, ठीक है। च से चेनाब, झ से झेलम, को झ को आप ज करके रीड करके याद रख सकते हैं, ठीक है। चे से चेनाब, च से चेनाब, और झ और ज झेलम आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, चाज दोआब। उसके बाद एक अंतिम बच गया हमारा, झेलम और सिंधु नदी के बीच के दोआब को नाम क्या है। तो इसका सिंपल सा जो सिंधु नदी नाम है वही बोलते हैं इसको, यानी कि झेलम, झेलम प्लस सिंधु नदी के बीच के दोआब का नाम क्या है, तो इसका सिंपल सा सिंधु दोआब ही कहते हैं। कुछ ज़्यादा इसमें अटपटा सा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या इतना अजीब अजीब, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये गलतफहमी मत रहिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आप पढ़ के जाएंगे कल वही एग्ज़ाम में आएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार बन चुके हैं, इसलिए हमने आपको ये बताया। एक अंतिम पॉइंट जो है वो छूट गया, आप उसको रखेंगे दिमाग में। झेलम, सिंधु नदी प्रणाली की नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इनको बोलते हैं पंचनद। क्या बोलते हैं इनको, पंचनद। तो पूछता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सी नदियाँ पंचनद का हिस्सा नहीं है, तो वहाँ पे आपको गंगा दे सकता है, ब्रह्मपुत्र दे सकता है, ठीक है,
या कोई भी गोदावरी नदी, भारत की कोई भी नदियाँ देख के आपके पूछ सकता है कि कौन सी नदियाँ पंच नद का हिस्सा नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए कि सिंधु नदी को छोड़ के जितनी भी नदियाँ हैं उनको हम बोलते हैं पंच नद। इसी के नाम पे जो हमारा पंजाब है उसका नाम रखा गया था। ठीक है, पंजाब जो हमारा राज्य है इसी नदियों के नाम पे रखा गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पंजाब में, अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सारी जो नदियाँ हैं पंजाब में आके नहीं, पंजाब में नहीं मिल रही है। पंजाब में केवल ब्यास आ रहा है, यहाँ से ब्यास आ रही है, रवि आ रही है बस, और एक सतलुज आ रही है। तो बाकी दो नदियाँ तो पंजाब में आ नहीं रही है, तो फिर पंजाब नाम कैसे पड़ गया? तो दोस्तों भारत जब बंटवारा नहीं हुआ था भारत का, तो भारत का जो इधर वाला, पाकिस्तान को जो इधर वाला हिस्सा है उसको भी पंजाबी बोलते हैं, और अभी भी पंजाबी बोलते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, यानी कि ये जो पंजाब है, जब भारत की बंटवारा हुआ तो आधा पंजाब हमारे पास आ गया और आधा पंजाब पाकिस्तान के पास है। तो ये पूरे पंजाब को मिला के उसमें पंजाब नाम दिया गया था। ठीक है, तो बंटवारे के बाद अभी केवल 3 नदियाँ ही पंजाब से होकर गुजरती है, तो इसलिए इसका पंजाब नाम पड़ा था। तो पंच नद में कौन कौन सी नदी आती हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, सतलुज नदी पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बांध बना है भारत का, उसको भी आप याद रख लेंगे, भाखरा, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में भाखरा नांगल बांध। ठीक है, भाखरा बांध कौन सी नदी पे है? सतलुज नदी पे, हिमाचल प्रदेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अगर इसी तरीके के वीडियोज़ आपको चाहिए और अगर आपको कुछ छूट गया हो, कुछ डाउट हो कि यहाँ पे अगर मैं, हो सकता है कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो याद नहीं आता है, तो कुछ बताना, अगर हम भूल गए होंगे तो आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे कि क्या सर यहाँ पे कुछ ये बताना आप भूल गए, तो उसको मैं बता दूंगा या फिर कमेंट में उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पॉइंट हम यहाँ पे छोड़े हैं, सारे के सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, अच्छे से समझाया आपको। ठीक है, तो समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।